नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। तो जेएनयू विवाद इतना बड़ा है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, इसकी परिभाषा नए सिरे से विकसित किए जाने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। एक वो धड़ा है जो खुद को देशभक्त बताता है और दूसरे को देशद्रोही बताता है। दूसरा वो धड़ा है जो ये कहता है कि जो देशभक्ति का नारा बुलंद कर रहा है, दरअसल उसने ही संविधान की परंपराओं को तोड़ा है और वो आज देशभक्ति की गाथा कैसे गा सकता है। तो जेएनयू के इस विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया है और कई ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आए हैं जिसकी वजह से ये परिभाषा और इस परिभाषा को विकसित करने का जो तरीका अपनाया गया है वो एक ऐसा ट्रेंड अपनाता जा रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें और मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो जेएनयू में अफजल गुरु की फांसी की बरसी के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कई ऐसे नारे लगाए गए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देश विरोधी नारे थे और इसमें कई नाम सामने आए। उसमें से कन्हैया कुमार जो छात्र संघ का अध्यक्ष है उसका नाम सामने आया, वो हिरासत में गिरफ्तार हुआ, उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। उमर खालिद भी उसी में से एक नाम है और भी दूसरे 5 लोग हैं जो फरार हो गए थे, लेकिन अचानक से उमर खालिद और अपने 5 साथियों के साथ जेएनयू में नमूदार होते हैं और उनकी जो नमूदारी का तरीका है वो भी काफी चौंकाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो एक बहस चल पड़ी है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, यानी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा विकसित करने की कोशिश की जा रही है वो एक नए चलन को विकास के उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रही है जहां से नई नई परिभाषाएं विकसित करने की एक नया ट्रेंड अपनाया जा रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये एक रिपोर्ट। देशभक्ति आजकल ये शब्द खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन देशभक्ति की असल परिभाषा से लोग कोसों दूर नजर आते हैं। हर किसी की परिभाषा अलग अलग है। कोई देशभक्ति का झंडा उठाए गुंडागर्दी पर उतारू है, तो कोई देशभक्ति की खातिर झुकने को तैयार नहीं। देशद्रोही के नाम से पुकारे जाने वाले जेएनयू के फरार छात्र उमर खालिद ने जेएनयू में पहुंचकर छात्रों को संबोधित किया। खालिद ने फरारी के बाद जिस तरीके से अपने आप को पेश किया वो भी चौंकाने वाला है। साथियों, अभी कुछ दिन पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूं। मतलब जेएनयू के स्टूडेंट्स दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट आई वाज द वन फोकस्ड दैट आई एम द मास्टरमाइंड हु ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge. Then they said that I was planning this meeting for the last 2-3 months. खालिद ने चैलेंज किया कि आखिर उसके खिलाफ सबूत क्या है, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार उसके खिलाफ सबूत होने की बात कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुनासिब डिसीजन लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई गाइडेंस देने की आवश्यकता है तो मैं दूंगा। बाकी दिल्ली की जनता को भी मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखती है और भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखने वाली पुलिस को यह भी मालूम है कि हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का एक अभिन्न अंग है। तो हमें जब भी कभी किसी भी व्यक्ति से डील करना है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसके साथ में पूरे धैर्य के साथ, पूरी पेशेंस के साथ, पूरी शांति के साथ डील करना। देशभक्ति और देशद्रोही दोनों शब्द काफी पुराने हैं, लेकिन लंबे अरसे के बाद 9 फरवरी से देश में चर्चा इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमने को मजबूर है।
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जेएनयू मुद्दे पर काफी किरकिरी हो चुकी है। देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार कई दिनों से जेल में बंद हैं। जेएनयू से उठी विरोध की चिंगारी ने देश के शिक्षा संस्थानों को सुलगाने का काम भी किया और इस सुलगती आग को भड़काने का काम राजनेताओं ने किया। लेकिन देशभक्ति क्या है, इसकी परिभाषा की तलाश जारी है और जेएनयू विवाद भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो कौन देशभक्त और कौन देश विरोधी, ये बड़ी अजीब बात है कि इसकी परिभाषा अब विकसित किए जाने की एक परंपरा सी चल पड़ी है, जिसके बारे में हमने पहले ही कहा। उमर खालिद के बारे में कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड है, जो देश विरोधी नारों का एक ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसलिए कहा कि उसी वक्त ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उमर खालिद मास्टरमाइंड है। उमर खालिद अचानक से जेएनयू कैंपस में नमूदार होते हैं और उमर खालिद के साथ वो और दूसरे छात्र भी शामिल हैं जिन्हें फरारी कहा गया था और जिनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने देश विरोधी नारे बुलंद किए, यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में खुद को संलिप्त रखा। उमर खालिद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई जिसके बारे में खुद उन्हें नहीं पता और उनके बारे में यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान गए, जैसा कि अभी आपने सुना हमारी रिपोर्ट में, और वो उनके पास पासपोर्ट ही नहीं तो वो पाकिस्तान कैसे गए। लेकिन बड़ा ये सवाल पैदा होता है कि आखिर देशभक्त कौन है, देशद्रोही को कौन है। यह भी सच है कि जेएनयू कैंपस में नारे लगे और देश विरोधी नारे लगे, यह भी सच है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि अब तक इस बात की तहकीक कानूनी तौर पर नहीं की जा सकी है कि आखिर इस नारों के पीछे किसका हाथ था। बावजूद इसके ट्रायल शुरू हो गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। हम इसी पर डिबेट करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे अपने इस न्यूज लाइन में, लेकिन इससे पहले अपने पैनलिस्ट के बारे में परिचय करा दें, इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद साहू, जो बीजेपी के नेता हैं। आनंद साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनजर बारी। अनजर बारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारे वरिष्ठ सहयोगी सैयद इरफान रसूल भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एमआरएम के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। यासिर जिलानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस नेता नीरज मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीरज मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले, चूंकि विश्लेषण भी बड़ा अच्छा होता है, इरफान रसूल का विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मामला जेएनयू का है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इरफान रसूल, आप बताएं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त खुद ही बताएगा कि गद्दार कौन है। फैज, कई दिन से मुसलसल हम लोग चैनल 1 पर ये जानने की, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, ये पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कौन है वो लोग, किसने देश के खिलाफ नारा लगाया, कौन खंजर भोगने की कोशिश कर रहा है और कितनी सियासत हो रही है। और कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियों में उलझकर पार्टियां जवाब देंगी, पार्टियां बात करेंगी, लेकिन देश सबसे ऊपर है और देश पर ये हमला करने की कौन कोशिश कर रहा है, यानी गद्दार वतन कौन है। तो इस पर पड़ताल होगी, बातचीत होगी, हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी बहुत जरूरी है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। क्या कोई एक पार्टी तय करेगी, क्या कोई एक व्यक्ति तय करेगा, क्या कोई एक संगठन तय करेगा? क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देश सबसे बड़ा है, देश सबसे पहले है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। तो जब वतन से मोहब्बत ईमान है, तो अगर कहीं शक शुबहे की गुंजाइश होती तो शायद इतनी बड़ी बात न कही जाती। तो जो भी है वो सफाई पेश करेगा, जवाब देगा। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, न किसी को हम कोई गद्दार बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है देश सबसे ऊपर है और इस डिबेट में यही निकलना चाहिए कि देश सबसे पहले है। अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई गिरफ्तार होता है, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूर कोई को सजा न मिले और कसूरवार जो है उसको सजा मिले, और इसमें इंसाफ होना चाहिए। हमारे देश की संवैधानिक प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग है, रूल ऑफ लॉ है, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आनंद साहू, आपके पास आएंगे। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, क्यों नहीं जो लोग भी हैं जिनके बारे में यह बात कही जा रही है कि इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया,
इन लोगों के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है, खास करके पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, या मीडिया ट्रायल भी हम कह सकते हैं, हालांकि खुद हम मीडिया वाले हैं फिर भी कह सकते हैं, कानूनी परिप्रेक्ष्य में आकर के इसका अगर ट्रायल हो तो बेहतर हो। देखिए, निश्चित रूप से कानूनी तौर पर ट्रायल हो तो सही में बेहतर होगा जी। और जो भी लोग पहले से क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोप कर रहे हैं उस पे हम नहीं जा रहे हैं जी, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है जी, और जिसके बुनियाद पे ये सारा चीज जो तय किया गया, ये जो हंगामा खड़ा किया गया, वो हंगामा खड़ा कैसे हुआ? कोई फेक वीडियो से नहीं हुआ है। अगर होना होता तो अभी ही क्यों होता, पहले हो जाता। कई बार पहले भी इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया। छत्तीसगढ़ में जब सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया तब जलसा मनाया गया। जब अफजल गुरु को फांसी हुआ तब उन्होंने एक आनंद शोक साहू साहब मनाया। सीधा जवाब नहीं दे मेरा रहे ये आप। कहना है, मैं सीधा सीधा जवाब नहीं जवाब, दे रहे हैं सीधा एक चीज जवाब देता हूँ। राजनीति से ऊपर उठ के जवाब दे दे। मैं सीधा आज हम लोग राजनीति, सच्चाई पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो, ऐसा है, बहस करने के लिए बहुत बहस कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि कहीं आग लगी तभी कोई धुआं उठा है। अब उसकी जांच हो, पड़ताल हो और उसमें जो लोग हैं, आग कैसे लगी, कार्रवाई हो। अभी इसकी भी यही तो जांच होनी चाहिए। यही जनाब जो धुआं है, भाषण ये दे बात रहे सच थे, है, लेकिन एक आग मिनट, कैसे लगी, जो किसने लगाई, स्टूडेंट ये भी तो जांच होना चाहिए। बहुत बढ़िया इस भाषण दे रहे थे, वो अभी 10 दिन गायब थे। खुद ही एक इतना गायब थे कि पूरी तमाम खोजबीन करके नहीं मिले उनके पिताजी का। तो इंटेलिजेंस फेलियर, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर। फैज में अभी उनको आरोपित नहीं पाया गया है। आरोपी हैं अभी वो। आरोपी तो है, अभी दोषी नहीं सवाल है। आरोपी है, आरोपित नहीं है। मैं आरोपित कह रहा हूँ, बिल्कुल, दोषी बिल्कुल, कह रहा हूँ, मुजरिम कह रहा हूँ, आदमी वो नहीं है। नहीं इसलिए है। हम किसी का नाम भी ना लें, कानून अपना मैंने काम नाम नहीं करेगा। लिया, जिसने रूल भाषण ऑफ दिया। लॉ है, कानून अपना काम करेगा। आप तो बीच में मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप पूरी बात कहें नहीं, मेरे पूरी बात कह लीजिए आप। पूरी आप बात पूरी बात कह अगर लीजिए। आपको कह पूरा लीजिए। बात आप मालूम पूरी है बात कहिए, तो जी। आप अकेले ही डिबेट कर लीजिए। आप पूरी बात मैं उसको भी कहिए। सुभान अल्लाह कहता हूँ। आप पूरी बात कहिए आप। हाँ, क्या कहें? भाषण देने के लिए अगर बुलाए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं आनंद, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप सीधे आप सवाल का पूरी जवाब बात नहीं देंगे कहिए। तो जाहिर सी बात आप है, पूरी बात क्योंकि कहिए। लिमिटेड समय होता है। लेकिन आप इस चीज का ख्याल आपको करना चाहिए। उनके पिताजी का बयान और इनका बयान में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। पहला तो उनके पिताजी खुद बोले कि इसको नहीं छुपना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। आनंद साहू जी 1 मिनट आप जी, बिल्कुल। आपके पास आएंगे। हमारे पास जी जी जी, हमारे पास उसके बाद ये अभी बोले कि भाई देखो जी। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें पुलिस में, मीडिया में हो रही है। बीजेपी ने नहीं कहा, आरएसएस ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। अगर कोई मीडिया ने कह दिया उसको स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसीलिए जी। किसी के ऊपर आरोप करना, कोई पार्टी के ऊपर आरोप करना, और कोई पार्टी सीधे वो क्लीन चिट भी दे रही है तो क्या वो खुद उसका नहीं, कुछ नहीं, दोनों का बिल्कुल, अधिकार सब नहीं है। rule जो of law दोषी बिल्कुल। ठहरा रहे हैं उन्हें भी ये अधिकार नहीं, जो हर एक आदमी को क्लीन चिट देने का उनका क्योंकि हमारे देश में संविधान है और कानून है। जी बिल्कुल। ख्वाजा हलीम जी, साहब, ख्वाजा हलीम पूर्व साहब, जी। मंत्री उत्तर जी, प्रदेश जी, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता, जी। एमयू कोर्ट के मेंबर हैं। ख्वाजा हलीम साहब, स्वागत है आपका। हेलो ख्वाजा हलीम साहब, आवाज सुन रहे हैं आप? जी, सुन रहा हूँ। ख्वाजा हलीम साहब, देशभक्ति और देशद्रोह, जेएनयू में कई दिन से बातचीत चल रही है, हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई आदेश से लेना पड़ेगा क्या, या किसी सरकार से लेना पड़ेगा? आप सवाल का अगर जवाब दीजिए। सीधा सवाल, सीधा सवाल, सीधा सवाल। कल मोदी बनारस गए तो वहाँ लड़कों को मारा गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कसूर किया था कि मोदी के खिलाफ नारे लगे। अब लड़कों को किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाने का अधिकार भी नहीं रहेगा। लेकिन ख्वाजा हलीम, जो नारे वहां लगे, जेएनयू में जो नारे लगे, उसे आप कैसे देखते हैं? केस में आपने देखा क्या हुआ जी ख्वाजा हलीम यहाँ पर, जो दिल्ली में हुआ जेएनयू जी। में, उसमें आप समझिए जी, कह रही हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ का विजिलेंस कह रहा है हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, और होम मिनिस्टर अलग बयान दे रहा है। नहीं, नारे तो ख्वाजा लगे हलीम साहब, नारे तो लगे। एक मिनट, ख्वाजा हलीम साहब, जो नारेबाजी हुई उसको कैसे देखते हैं ख्वाजा साहब आप? जी, जो नारेबाजी जेएनयू में हुई उसको कैसे किसने की? ये जो जबरदस्त जांच होनी चाहिए, किसने की? जी। खाली आरोप लगा दिया गया, किसने की? इसकी कोई जांच करा ली जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए, और जांच किसी जज से करा ली जाए। जी दोनों तरफ से बात, ये नारेबाजी किसने की? तमाम हमने वीडियो देखे, उसमें नारेबाजी उसने नहीं की है। जी जी बिल्कुल, जी ठीक है। कन्हैया ने नहीं की है, जी, आएंगे उसके आपके लोगों ने की है। कौन नारेबाजी चलिए। पड़ेगा? जी ख्वाजा बिल्कुल साहब, आप हमारे जी, साथ रहे, आपके पास आते हैं। जी जी जी
सैयद यासिर जिलानी, जो बात हमने आनंद साहू से कही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ लोगों का नाम आया, कन्हैया कुमार की अरेस्टिंग हो गई, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया, क्या ये अति उत्साह का एक तरीका नहीं था? थोड़ा सा संयम लेना चाहिए था, थोड़ा सा पेशेंस लेना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, और उसके बाद जो भी मामला बनता, जो भी आरोप लगता, वो आरोप लगाना चाहिए था। बिल्कुल अति उत्साह का मामला नहीं था। अब आप मेरी बात को सुने एक बारी, जो आपने वक्त दिया है मुझे, मैं उमर खालिद पे बात करूंगा। हमारी कानून की खूबसूरती देखिए आप, कि वो आज भी कैंपस में खड़े होके देश के विरोध बात कर रहा था उन लोगों के बीच में, और हमारा कानून देखिए कि आज भी उसको हमने कुछ भी नहीं करा। आज क्या देश विरोध में क्या बात कर रहा था, बताइए कैंपस में क्या देश विरोधी क्या बातें थी? खालिद उमर जैसे लोगों ने, जब उनको लगा कि वो पिछले 9 दिन से तो वो ये अपनी कोई भी सिचुएशन नहीं बता रहे थे, फरार थे। अगर आपके अंदर इतनी देशभक्ति थी पहले, जो जब आपने ये देश विरोध का काम करके आप भागे थे कैंपस छोड़ के, तो आप आ जाते, आपके फादर आते, फादर साहब आपके कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, आप आते हैं अचानक से, आज अवतरित हो जाते हैं कैंपस में और अपनी बात बिना मतलब की, बिना मनगढ़ंत बातें करके वो गया है। इसके बिल्कुल, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी, उसके अंदर देश से मोहब्बत होती, प्रेम होता, तो 9 दिन फरार नहीं होता। आप नहीं आपने कैसे कह दिया उसको मोहब्बत नहीं देश से? नहीं, बिल्कुल आप किसी को गद्दार बना रहे हैं, आप किसी को गद्दार बना रहे हैं यासर, आप किसी को गद्दार बना रहे हैं। ये राइट आपको किसने दे दिया? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? क्लियर खालिद उमर, ये अधिकार आपको, भारत के खिलाफ नारे लगाता है। ये हमने पहले भी वीडियो कोई प्रूफ नहीं है, वीडियो कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वीडियो लेकिन कोई प्रूफ आप नहीं देश है। का माहौल खराब नहीं कर सकते। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, इंसाफ की बात लेकिन मैं करिए, बिल्कुल अगर इंसाफ की बात कर रहा हूं। मौका अगर मिलेगा, आपको नहीं, इंसाफ की बात तो करिए। आप जिस दिन कन्हैया अरेस्ट हुआ था, आपको दूसरे दिन चाहिए था कि आके आप सरेंडर कर लेते कोर्ट में, आप अपनी बात रखते। आप हिंदुस्तान के कानून पे यकीन नहीं रखते, इसका मतलब आप हिंदुस्तान की सरकार पे यकीन नहीं रखते। जिसकी जिम्मेदारी होती है तहफ़्फ़ुज़ देना, जिसकी जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ देना, जिसकी जिम्मेदारी कानून के दायरे में ला करके उसके मामले को, उसके मुकदमे को लड़ना, जब वो खुद उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो कैसे आप कहते हैं? नहीं, वो अटैक नहीं कर रहे। जब आप वहां प्रमोट कर रहे हैं, पत्रकार साहब वहां पे आप पूरी प्रमोट कर रहे हैं, आपने वकीलों के खिलाफ, आपके वामपंथी विचारधारा के लोग वहां जाके कैंपस में आप लोग जाके नारे लगा रहे हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ है, एनएसयूआई नीरज मिश्रा, कैसे देखते हैं आप? पूरा इल्जाम कांग्रेस पे है। देखिए, हम लोग इस डिबेट के पहले सेंटर में आ जाएं कि राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्र विरोधी कौन है। जी बिल्कुल, जितनी बात रही उमर खालिद की और जो वहां प्रकरण हुआ जेएनयू में, हम लोगों के पार्टी के उपाध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी ने वहां जाकर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ आपके पास सबूत मौजूद है। आज की स्थिति में उमर खालिद के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि सैयद साहब, जो वीडियो शुरुआत में आया जिसके ऊपर ये सारी डिबेट शुरू हुई, उस वीडियो का भंडाफोड़ अगले 2 दिनों के अंदर हो गया, जिसमें पता चला कि आवाज किसी और की और शक्ल किसी और की। उमर खालिद वहां मौजूद था, मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, ना मैं उसके किसी भी आइडिया को एंडोर्स करता हूं। उमर खालिद वहां मौजूद था, लेकिन उस वीडियो में वो मुझे नहीं दिखा कि वो नारे लगा रहा था। तो आज की स्थिति में, जैसा कि हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ है, तो उसके पास ये सहूलियत जरूर है कि अगर वो 9 दिन अंडरग्राउंड था तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए घूम रहा होगा। ये सारी जो सुविधा है, ये हमको, ये कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हम लोगों को देता है। तो इस डिबेट को हम लोग यहां खत्म करते हैं। जहां तक बात रही राष्ट्रवादी होने की, तो हिटलर नाम का एक शख्स जो जर्मनी में आया, वो भी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था। परिभाषा बहुत अलग अलग है। तो राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा, जो आरएसएस और गोडसे के जो पुजारी हैं,
अगर वो लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा राहुल गांधी से नहीं सीखेंगे, आपने इस तरह की बातें ये आपको इतिहास, राहुल गांधी नहीं ये सिखाएगा आपको हमें कि इतिहास हम किसकी और आज की नहीं, स्थिति आपके आपको पास मुद्दा नहीं है। बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से सिखाएगी कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रद्रोही है। आप लोगों के पास, आप सैयद साहब, हम लोगों के पास विपक्ष में बैठे हुए कोई काम नहीं, विपक्ष की भूमिका है। टारगेट हम लोग इस देश के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने, हम लोगों के पास अपनी बात भी कभी उमर खालिद और जेडीयू के ऊपर है। आप कहां पहुंच गए आरएसएस सर, अपनी बात रखने दे कांग्रेस को। जी नीरज जी, बिल्कुल आप दिशाहीन बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसी डिबेट पे आप अपनी बात देखिए गॉडसे का प्रकरण यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विवाद की शुरुआत जो हुई वो मकबूल भट्ट और साथ ही साथ जो दूसरे आतंकवादी जिसको फांसी की सजा दी गई, गुरु और मकबूल भट्ट को आप सपोर्ट करते हैं, ये बता दो। नहीं, ये बता दो आपकी पार्टी क्या सपोर्ट करती है। मैं आपका एफिलिएशन नहीं जानता हूं, लेकिन आनंद साहू साहब जिस पार्टी से आते हैं, इनकी जो पेरेंट पार्टी है वो नथुराम गोडसे को, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी, उनको अपने आप का उनका भगवान बताती है, उनकी पूजा करती है। गुरु गोवलकर जाके अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, राष्ट्र की आजादी के आंदोलन से दूर रहते हैं, और ये लोग राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। एक सवाल आनंद साहब, एक मिनट आनंद साहब, एक सवाल का जवाब जी। कन्हैया कुमार के खिलाफ राष्ट्र विरोधी मामला दर्ज किया गया, राष्ट्र विरोध का मामला दर्ज किया गया। तो राष्ट्र विरोध का मामला जब दर्ज किया गया तो कन्हैया कुमार राष्ट्र विरोधी हैं, अभी हालांकि ट्रायल है। फिर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ये कहती है कि अगर वो बेल पिटीशन के लिए अपील करेगा तो हम मुखालफत नहीं करेंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, जरा ये समझाएं कि या तो वो राष्ट्र विरोधी है, उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसके तहत अति उत्साह का मामला बनता है, या नहीं तो फिर अगर किया बहुत बढ़िया सवाल है, मैं जवाब देता हूं, सुन लीजिए। नहीं करेगी। मैं जवाब दे रहा हूं, जैसा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है जी। क्या आप मानते हैं कि बीएस बस्सी जी ही इज ए जज? क्या आप मानते हैं ही इज ए जज? अरे ट्रायल में कोई बात बोली, आप उसको मान रहे हैं इट इज ए जजमेंट? नहीं, आप क्या सोच रहे हैं कि बसी साहब ने जजमेंट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया? आनंद साहू वो कह रहे हैं मुखालफत नहीं करेंगे हम, पुलिस नहीं करेगी, ये पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं, पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं। आपके अंडर में है, आप अपने कमिश्नर को ये समझाइए, बोलने से पहले उसे क्या करना है, मैं एक मिनट बात पूरी करवाएंगे, ब्रेक पे जाना पड़ेगा, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा जी, जल्दी आनंद साहू को बात पूरी कर लेंगे, आनंद साहू को बात पूरी कर लेंगे, आनंद साहू को बात पूरी कर लेंगे, ब्रेक पे जाना, हमें ब्रेक पे जाना जी। अभी बाद में जवाब लेंगे, लेकिन सवाल पहले कर ले। अभी यासर जिलानी कह रहे थे, आनंद साहब भी वही कह रहे हैं, गिरफ्तार तमाम सवालों को सुनने के बाद आप ये कोर्ट नीचे जाए, ये इशू सुप्रीम कोर्ट का है नहीं अभी। पहले पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किया ये गंभीरता कन्हैया कुमार को, क्या अब कोई सबूत नहीं है अगर इसके जो बिना सबूत का उमर खालिद के पास, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस का मोरल डाउन होता है, पुलिस का लेवल डाउन होता है, वो लेवल कोई डाउन नहीं हुआ है, इसकी फिक्र किसी पार्टी या सरकार को हो या ना हो। मैं बता रहा हूं सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, पुलिस की तरफ से क्या हो रहा है। आप एक चीज बताइए, एक आदमी को अभी उसको अरेस्ट किया, ट्रायल हो रहा है, उससे भी स्टेटमेंट लिया और भी तमाम यंत्रणा है, उन सभी यंत्रणाओं का परीक्षण आपको रोकना चाहेंगे और पुलिस वहां पहुंची थी, सुन लीजिए, के बाद पूरी कर लेंगे आप अपनी बात। जेएनयू में अपनी बात जेएनयू में पुलिस पहुंची थी। तमाम बातचीत से ये दिख रहा है कि पुलिस भी पूरा मौका ऐसे मुजरिमों के खिलाफ जो कार्रवाई करने से पहले उनको भी मौका दे रही है कि वो, ये तो और गलत बात है, ये और गलत बात है, मुझे मौका दे रही है। हमें रोकेंगे, आपको ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, हम ब्रेक पे ब्रेक 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 जी ब्रेक के बाद हम आते हैं तो आपसे जवाब लेंगे जी, हम ब्रेक के बाद छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देशभक्ति की परिभाषा विकसित करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से, कौन देशभक्त और कौन देश विरोधी है। विडंबना यह है कि कोई अपने हिसाब से देशभक्ति की परिभाषा को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपने हिसाब से दूसरे को देश विरोधी बता रहा है। लेकिन इस पर भी अगर इसे आगे बढ़ा करके समझने की कोशिश की जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी एक तबके के खिलाफ कुछ बात कह दो तो देशभक्ति की परिभाषा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और किसी के खिलाफ कुछ कह दो तो खुद को देशभक्त बनाने की परिभाषा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसी पे हम डिबेट कर रहे हैं कि आखिर देशभक्त कौन है और कौन बताएगा किसे देशभक्त और देशद्रोही। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मामला जेएनयू से उठा है इसलिए बार बार यह मुद्दा जेएनयू की तरफ चला जा रहा है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं जिनसे हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे। हम सीधे रुख करते हैं अनजर बारी की तरफ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चूंकि उनसे हमने अभी कमेंट नहीं लिया था सही तरीके से, अगर देखा जाए तो अनजर बारी, आप इसे अपने हिसाब से परिभाषित करें जो देशभक्ति और देश विरोधी परिभाषा को विकसित करने की कोशिश हो रही है। देखिए इसमें कई तरह की अंदर से पहले एक बात मैं कहूंगा, अपने हिसाब से आप इसको परिभाषित, रूल ऑफ लॉ भी है और संविधान के दायरे में भी हम इस पर बात करें कि कौन देशभक्त है, क्योंकि कोई पार्टी न तय करे और कोई ग्रुप तय न करे, ये देश में के संविधान में यह चीज दी हुई है कि कौन देशभक्त है। हाँ, संविधान के दायरे में क्या है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। आप नजरिया पेश करते हुए अपने हिसाब से तय करें तो अंदर बारी अपने नहीं, अपने हिसाब का मतलब संविधान के दायरे में ऐसा थोड़ा ही है कि अपनी किताब लिख करके कोई तय कर देगा, संविधान के दायरे में ही तो तय होगा। फैज देखिए, जहां तक की बात इस पूरे मामले की है, देशभक्ति क्या है क्या नहीं है, हम समझते हैं तमाम लोग जो हिंदुस्तान में हैं देशभक्त है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देशभक्त ना हो। किसी के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाना या फिर ये कहना कि कोई आदमी देशभक्त है, ये नहीं है। देश के खिलाफ नारे लगाने वाले भी देशभक्त के दायरे में जो है चीजों को लाना चाहिए। मतलब आप कोई ऐसे देश के खिलाफ नारे लगाने वाले भी देशभक्त ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से ये तमाम चीजें बिगड़ रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि एक तो मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कानून अपने हिसाब से उसे सजा देगा, या अगर वो चाहेगा छोड़ेगा, जो भी कानून के हिसाब से चीज तय होती है उसको किया जाएगा। लेकिन आपस में जिस तरह की राजनीति यहां पर की जा रही है, एक जो है कि कोई एक किसी को सर्टिफिकेट देता है, कोई इनकार करता है, ये जो राजनीति है इसने इस पूरे मामले को एक तरह से खराब किया है। इस चीज से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग ये कहा जा रहा है, कुछ लोग अपने नजरिए को थोप रहे हैं। क्योंकि जेएनयू के पूरे इतिहास को अगर आप देखें, जेएनयू से हमेशा इस तरह से आवाज उठती रही है। जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे दलितों का मसला हो, या फिर जहां पर भी जुल्म और अत्याचार हुआ है, नहीं आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, मुझे रोकना पड़ेगा। वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो अंदर बारी ठीक है, लेकिन उसके आगे वहां तक तो ठीक है, कोई भी नहीं इतराज करेगा अगर दलितों के खिलाफ आवाज जरूर वहां होती है, वो चाहते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है अंदर भाई साहब, क्या आप चाहते हैं कि जो उत्तर कोरिया का तानाशाह या जो रशिया ने अफगानिस्तान से लेके और पूरे जो गल्फ बेल्ट रही है सीरिया तक की बर्बाद कर दिया, वो आप हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं उस तरह की सोच के साथ? ये वही लोग हैं, ये वही माओवादी लोग हैं, ये वही वामपंथी सोच के लोग हैं जिन्होंने उस देश को भी बर्बाद कर दिया। आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि दलितों की राजनीति कहाँ करते हैं? वो कहाँ वो गरीब की राजनीति? वहां पे इतने वहां पे हमारे पैसे में वहां पे छात्राएं रहती है, कभी वो इस तरह की बात करते हैं जिसमें बार ये बात कही जा रही है, खराब करने बार ये बात कही जा रही है। देखिए, देश विरोधी बात करें, देश की बात तो करें, आगे बढ़ के क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे बात कह रहा हूँ, बात सुने, माहौल से खराब करना चाहते हो, सौहार्द बना हुआ है जो अभी की सरकार इस देश में रूल ऑफ लॉ है। आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई विचारधारा किसी ऊपर नहीं थोपा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? आप इस बात को कह रहे हो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तूल दिया जा रहा है, किसी की बात नहीं।
बारी बारी से अपनी बात लेकिन आप गलत बात करेंगे तो मैं रोकूंगा। लगातार आपको कोई बात गलत लगातार इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए भी जी। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप आजादी की लड़ाई में 2-4 मुस्लिम हमारे जो बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, तो एक एक नाम आप लोग बता दीजिए। साहब 2-4 क्या, हजारों अलग मुद्दा है वो। फिर आजादी की तरफ 47 में जाएंगे। बिल्कुल आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सोच से बिलोंग करते हैं। इनकी सोच इनकी बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये देश को हिंदू और मुसलमान भटक जा रहे हैं, चैनल पर राहुल साहब आप इतने एक्सपीरियंस भटक जा रहे हैं, ऐसी बात है तो यहाँ नहीं आया नहीं सुनने का तमजा रखिए क्या जी बिल्कुल। हम 2016 पे चर्चा करेंगे, बात कर रहे हैं, जरा ढंग की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ आप हमें बता रहे हैं कि कितनी कुर्बानी हमने दी है। एक सेकंड, नहीं वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी कुर्बानी। देश में राष्ट्रवाद की डिबेट में हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गए? सुन ले साहू जी, हमारे ये जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो देश के नौजवान हैं, आज अगर कोई हमारे कुर्बान हुए, शहीद हुए, ऐसे हमारे मुस्लिम लीडर्स के ऊपर जिंदाबाद करते या अमर रहे का नारा लगाते, वो या झंडा फहराते। साहब कितने लोगों को आप अमर रहे की बात करते हैं मुसलमानों में, कितने लोगों की बात करते हैं बताइए ना। अरे आपके चार चरित्र में फर्क है। नहीं प्लीज आप पत्रकार हैं, प्लीज सवाल आनंद साहू जी, आज हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दर्द को सुनिए पहले पत्रकार काम सच्चाई को सामने रखना होता है। आरोप प्रत्यारोप काम नहीं होता है पत्रकार का, आरोप प्रत्यारोप काम नहीं होता है। जरूरी होता है इसको। हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, कई दिन से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, देश में हमारे इतने शहीद रहे, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली। मैं क्या बोल रहा हूँ जी बोलिए, बारे में, अगर आज भी हमारे नौजवान अगर उनको फूल नहीं चढ़ाएंगे, उनके गाने नहीं गाएंगे, उनको सलामी नहीं करेंगे और ये अफजल गुरु के नाम लेंगे, तो क्या आप सही उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसका समर्थन तो किसी ने नहीं किया, लेकिन देश को बांटने के लिए धर्म के नाम पर नहीं, सवाल ये पैदा होता है आनंद साहब, ये जवाब कौन? आनंद साहब सवाल ये है कि राष्ट्रवाद की डिबेट के अंदर हिंदू और मुसलमान की बात सवाल ही नहीं पैदा होता है। राष्ट्रवाद अफजल गुरु के मुसलमान होने से, अफजल गुरु के मुसलमान होने से या किसी और के मुसलमान होने से ये नहीं हो जाता। उसके कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट्रद्रोही है और उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये किया। आनंद साहू जी की बात जवाब देना बहुत जरूरी। आनंद साहू जी, आपने कहा कि जो शहीद हुए हैं मुसलमान आजादी की जंग में, उनका नाम लेते, आपने कहा अफजल गुरु का नाम, इसका मतलब आप इल्जाम लगा रहे हैं सीधा सीधा कि अफजल गुरु का नाम लेके मुसलमान वहां नारे लगा रहा है। और आनंद साहू साहब क्या नथुराम गोडसे राष्ट्रवादी है? नीरज प्लीज सर, ये सवाल क्या कर रही है? क्या नथुराम गोडसे राष्ट्रवादी है? आनंद साहू जी या सिख हो या ईसाई हो, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, हम लोग कहां चले गए, हम लोग तो ये सवाल करने लगे। ये बात क्लियर करिए क्योंकि जरूरी था। पता चला आप ये कह रहे हैं कि वो उनके न लगाए, उनके लगाए, ये बात जरूरी था। हैरानी हो रही है, क्यों दिया जा रहा है मुझे पूरे मामले के पीछे की आपकी कहानी यासिर जिलानी से समझ लिया। हैरानी हो रही है कि आप मुद्दे से आप लोग कहां से कहां चले गए, वही मैं कह रहा हूं। हैरानी हो रही है कि क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान में, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे ये युवा साथी हैं, मेरे भाई भी जज्बात में आके बात कर रहे हैं। शुरुआत आपने किससे करी? शुरुआत आपने फोटो लगाई कि नहीं लगाई अफजल गुरु की?
कौन बर्दाश्त कर रहेगा? कौन? बताइए। आखिर ये कौन? यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, कोई यासिर जिलानी, ये कौन है? कौन है? किसने फोटो लगाई? किसने फोटो लगाई? किसने फोटो लगाई? किसने फोटो लगाई? आपकी सरकार आपकी सरकार आप ये सवाल करते हैं, नहीं आपने सिर्फ नहीं आपने उसको जवाब को एक छोटा सा डिबेट रखा था कि उसमें एक बहस होगी, उसमें राष्ट्रगान और इस तरह की चीजों का हमारी जो सरकार है हमारी, लेकिन ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? जी ख्वाजा हलीम साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। ख्वाजा हलीम साहब, सवाल ये, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लीडर भी रहे और आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी हैं, समाजवादी पार्टी लीडर हैं। सवाल ये कि जेएनयू में जो हुआ, जेएनयू में जो नारेबाजी हुई, उसको किस तरह देखते हैं? सीधा जवाब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु को शहीद तो पीडीपी कहती है, मुफ्ती सईद कहते थे, उनकी बेटी कहती है, उनसे तो समझौता कर रहे हैं। जवाब दो। तो ये या सर सरकार वहां पर साहू साहब, ये जवाब आप ही दे देंगे तो अच्छा रहेगा। न कोई हिंदू साथ है, अफजल गुरु से वहां पीडीपी से समझौता, उनके साथ सरकार बैठ। जी, अवशेष भी मांगा था और शहीद भी कहा था। जी आनंद साहब, लेटर लिखा था बाकायदा। जी, को बर्बाद कर रहे हैं, अलीगढ़ को, जामिया को, आंध्र को, सब में अपने। चलिए ख्वाजा जी, आनंद साहब भी जवाब देता है। जी आनंद साहब भी देता, वो जवाब देंगे आप। जी आनंद साहब जवाब देंगे। जी आनंद साहब जवाब देंगे। अभी जो इलेक्शन जो भी बोल रहे हैं मैं नाम नहीं जानता। हाँ, ख्वाजा हलीम साहब, ख्वाजा हलीम उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। जी मुझे एक बात बताइए, आएंगे ये देश में जो ख्वाजा हलीम साहब सुन लीजिए, बीजेपी लीडर जवाब दे रहे हैं इसका। जी ख्वाजा हलीम साहब, बीजेपी लीडर जवाब सुन लीजिए। आनंद साहब जवाब दे रहे हैं। जी ख्वाजा साहब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब। हाँ आनंद साहब बोले। है, 3 गुना महंगाई बढ़ी है, इसमें ध्यान हटा रहे हैं। ख्वाजा साहब जवाब आप सुनिए, पहले जवाब। अपनी सरकार तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री के घर के सामने रेप होके मर्डर हो जाता। आप पहले आज के डिबेट के मुद्दे पर तो बात करें। साहू साहब ये तो बताइए कि पीडीपी के साथ सरकार बनाने की मालूम है आपकी सरकार सरकार है उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए। जी मैं जवाब दे रहा आनंद हूं। साहब जी। ख्वाजा हलीम आप साहब एक सुनिए, चीज बताइए, ये जो अफजल गुरु का फांसी हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्या बीजेपी की सरकार ने दिया? आप बताइए। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कांग्रेस के टाइम में सब कार्रवाई हुई और फांसी भी हुई। तो साहू साहब, इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा कि कांग्रेस की सरकार ने इस चीज का बिल्कुल सुन लीजिए, सुन लीजिए। पीडीपी और ये तमाम जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या भारत के संविधान में आप लोगों को भरोसा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है या नहीं? ये आप मुझे बताइए। नहीं, पीडीपी का जो स्टैंड अफजल गुरु के मामले में रहा है, उस पर यह सवाल है कि आखिर आप पीडीपी के कैसे नहीं है स्टैंड? क्लियर स्टैंड है। सवाल का जवाब जवाब दे दें, जवाब डाल रहे हैं, सीधा सा जवाब दे दो, सीधा सा सवाल है। उसको तमाम जांच के बाद लिखा है, और मुफ्ती जो हैं, जो बोलते हैं, अगर वो ऐसा बोलेंगे दोबारा तो उनके ऊपर भी केस होगा। मुफ्ती ने लेटर लिखा है, हिफाजत वो डॉक्यूमेंटेड है साहू जी। उनकी हिफाजत ख्वाजा हलीम साहब के सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप उस चीज से बचना चाहते हैं। इतना दावा करता हूं, अगर आज बोले ना, मुफ्ती क्यों नहीं बोल रही है? इतना ज्यादा उसमें हंगामा हो रहा है, अभी मुफ्ती क्यों नहीं बोल रही है? आप लोग तो सरकार बनानी कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ पीडीपी, एक तरफ भाजपा। आनंद साहब, आप सज्जाद लोन का नाम जानते हैं, सुना है आपने? कौन है? आप ही के गठबंधन का हिस्सा रहा है सज्जाद लोन। गठबंधन का हिस्सा आप अपने कश्मीर आपका गठबंधन रहा। एक बात बताइए, आप राम माधव साहब ने क्यों किया? फिर हम लोग बहुत आगे निकल गए। नरेंद्र मोदी सज्जाद लोन से गए मिलकर उनको अपनी पार्टी में बुलाते हैं। ऐसी बात करते हैं आप यही मैं कह रहा हूँ, चार चरित्र में आपके फर्क है, और जब तक चार चरित्र में फर्क रहेगा तब तक देश की राजनीति इसी तरह। सीनियर लीडर ख्वाजा हलीम साहब, मैं बस एक जवाब ले लूं। ख्वाजा हलीम साहब, बीजेपी लीडर का ये कहना है कि अगर आज वो अफजल गुरु को शहीद कहें तो उसका हम जवाब देंगे।
कभी बोला ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, कब बोल रहे हैं? अरे आपको पता ही नहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पता होना चाहिए तो मनमोहन सिंह को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टेट हेड होता है, सरकार वहाँ आप बना रहे हैं और कार्रवाई मनमोहन सिंह को करनी चाहिए। बीजेपी चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, जितनी भी इस तरह की पार्टियां हैं वो इससे पहले बराबर कोशिश करती रही हैं कि जेएनयू में उनका दबदबा बन जाए। आज तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी हैं। यही वजह है कि रोहित वेमुला वाला बिल्कुल आप बेकार के तर्क दे रहे हैं, आप बिल्कुल बायस को भी तर्क दे रहे हैं। नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है वहाँ हमारे मामले को दबदबा बनाने की। गलत बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के हिस्से में बांट के कोई हिंदू मुस्लिम के हिस्से में नहीं बांट रहा है। ये इनकी पॉलिसी, इनकी रणनीति थी कि हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा मामला, नहीं जा रहे हैं आप, बार-बार बहुत ही उल्टी बात करते हैं। मामला आपको पता ही नहीं है, यहाँ जात बिरादरी और धर्म के बीच में मामला जो है आ गया है। इस वजह से बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। जो सवाल बीजेपी से की जा रही है, नीरज, कांग्रेस से भी यही सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी कि राहुल गांधी सीधे जेएनयू चले गए। चूंकि जेएनयू से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, हालांकि मामला देशभक्त और देश विरोध के ऊपर चल रहा है। मैं उनसे पहले आपको जवाब दे दूं, आप कह रहे कौन सी जल्दबाजी थी? वो नेशनल लीडर है, एक बड़ी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, क्या वो इंतजार तो किया जा सकता था ना, इंतजार किया जा सकता था। नीरज जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये सवाल तो बनता ही है। देखिए एक बात बताइए, मुझे 30 किसी को कहता हूँ उस बात को छोड़िए, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। बिल्कुल आपको 1 मिनट का मौका है। आनंद साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप तय करेंगे कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है। चलिए नीरज जी बोले। आपने जो हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में पूछा, अगर आप राहुल गांधी जी का पूरा जो आज तक का राजनीतिक करियर रहा है उसको अगर आप देखें तो जहां भी किसी वर्ग के साथ अगर शोषण हुआ है तो राहुल गांधी ने सबसे आगे बढ़कर वहां पर आवाज उठाई हो, चाहे वो दलित, चाहे पिछड़े, चाहे आदिवासी, और आज मुसलमानों के सबकी बात उठा, आज छात्रों के लिए भी कर रहे हो। राहुल गांधी जी ने व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर इस देश के हर शोषित वर्ग के लिए देखिए, मैं दो जल्दी से पूरी जोड़ना चाहूंगा जी। राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ पर आनंद साहू जी हम लोग को बता रहे हैं कि उन्होंने पीडीपी के नेताओं को कभी नहीं सुना कि उन्होंने नहीं, मेरा जो सवाल था उसका उनको शहीद का दर्जा दिया। देखिए मेरा ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो अपने संघ कार्यालय में आज तक झंडा फहराने के लिए शर्म करते हैं जाकर, और राष्ट्रध्वज के सम्मान से ज्यादा राष्ट्रवाद की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। 52 साल इन लोगों ने अपने दफ्तर में सिर्फ भगवा झंडा फहराया। ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, द हिंदू से लेकर ट्रिब्यून, हर अखबार की फ्रंट पेज पे न्यूज है पिछले 52 साल से। झूठ में बांट रहे हैं। देखिए आनंद साहू साहब, आप एक तो अपने शब्दों पर मर्यादा रखिए, आप बिल्कुल दिखाइए और मैं भी दिखाता हूँ आपको। ऐसा है नागपुर मुख्यालय में, आप दिखाइए मुझे फोटो। पिछले 52 साल में आपने कब वहां पर झंडा फहराया? हम लोग फिर भटक जा रहे हैं, वक्त बिल्कुल देशभक्ति की बात हो रही है, देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, की बात हो रही है। सर एक बात बताइए, भारत के झंडे का अपमान करके आप कैसी देशभक्ति सिखाएंगे? नीरज आपसे एक सवाल सीधा सा जल्दी से ये है कि राहुल गांधी को इस मुल्क में ये कहना पड़ा कि मैं देशभक्त हूँ, क्या ये मजबूरी आ गई? ये वक्त देखिए ये आरएसएस का हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है कि जिस तरीके से वो झूठ का प्रचार करते हैं, चाहे वो गलत डॉक्टर फोटोज हो, डॉक्टर पिक्चर्स। और सर ऐसा है कि जो जनता की याददाश्त होती है वो बहुत ही छोटी होती है। उन लोगों को आप सपना दिखाइए, आप बहला सकते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव उसका बिल्कुल नतीजा दिखाए कि जिसके अंदर इस देश को सैयद आज एक साल के अंदर प्रधानमंत्री की सभा के अंदर किस तरीके से छात्रों ने नारे लगाए और अपना काम कर। नीरज नहीं मैं क्योंकि अपने युवा साथी का जवाब भी देना चाहूंगा। देखिए इनके युवराज के पास कोई काम नहीं रह गया, वो जनता देख रही है। जनता आने वाले 20 साल तक
दिखाता हूं मौका नहीं फोटो। देने जा रही है, ये बात का ध्यान रखिए। कार्यालय आप लोगों ने ये आप तय नहीं करेंगे, ये देश की जनता तय करेगी। धोखा दिया है, जिलानी साहब ये आप तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग काम करिए, नहीं तो आप लोगों का वो अश्र होगा जिसके लिए आप लोग बचे रहने यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, सैयद यासिर जिलानी। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो देशप्रेमी की बात हो रही है। मेरा फिर आपसे यही कहना है, क्योंकि हमारे पत्रकार दोस्त जो हैं अंजरबारी साहब, वो बहुत बायस्ड होके हमें समझाने लगते हैं और बहुत चिल्लाने लगते हैं। तैयारी आज उन्होंने करी हुई है, एक दो दिन अगर आप गलत होंगे तो पत्रकार गलत बयानबाजी करके गलत कौन है? पत्रकार नहीं किसी भारत के प्रोग्राम करेंगे, उससे आप ये चाहेंगे कि हम आपको माला पहनाएं, आपके खिलाफ हम कुछ ना करें, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। मैं उन लोगों को फिर चेताना चाहता हूं जो भारत के खिलाफ सोचेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल मैं नेशनल चैनल के सामने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छोटे छोटे इलाकों में जाके लोगों से कहिए जो थोड़ा सो गए हैं कि आप अपने लाइफ से 52 सेकंड निकालिए और जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसको पढ़े। कहने से कोई क्यों पढ़ेगा? नहीं, आगे देखिए, मैं यही सुनना चाहता था। आपके कहने से कहना चाहता हूं कि आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं। आप मेरे मतलब आप मेरी बात क्यों कहेंगे? मैं आपसे 52 सेकंड बीजेपी कहेगी, हमारा भी कहेगा नहीं 52 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप खड़े होकर राजगान झंडा पहरा आप इस तरह जनता को आने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता जानती है। और सर ने 52 सेकंड की बात की, मैं तो चाहता हूँ कि आगे लेकिन वो 52 साल का आगे, वो 52 साल का आगे जब आपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, आप 52 सेकंड हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन 52 साल का रोकना पड़ेगा हमें, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास बिल्कुल वफादार कौन है, गद्दार कौन है, ये बात हो रही है। कोई नहीं तय करेगा, संविधान कानून के मुताबिक बिल्कुल गद्दार कौन उन लोगों को ये कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में। अब आप एक छोटा सा मसला लीजिए, आप नहीं हम नहीं थोप रहे, नहीं तो ये क्या चीज है? राजभक्ति का मैं बताना चाहता हूँ 10 सेकंड के लिए एक सवाल, 10 सेकंड। कन्हैया के साथ कोर्ट में पेशी के दौरान वुकला की तरफ से जो किया गया, क्या यह देशभक्ति है? सीधा सा जवाब। किसके साथ? कन्हैया कुमार के साथ जो मारपीट की गई पेशी के दौरान, ये देशभक्ति है। कौन लोग में खड़े थे जो प्रवोक कर रहे थे? उन्होंने कन्हैया को पीटा, उन्होंने कन्हैया को पीटा। पुलिस क्या कर रही थी? उन्होंने पुलिस क्या कर रही थी? चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है वक्त हमारे पास, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। बार बार इंडिकेशन आ रहा है तो हम नहीं पहुंच सकते किसी रिजल्ट पर, हम अपने हिसाब से नहीं तय कर सकते कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। हमें संविधान के दायरे में रहकर के इस बात को समझना होगा कि कौन देश विरोधी है और कौन देशभक्त है। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। न्यूज लाइन में इतना ही, नमस्कार।